और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तराखंड की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। पीएम मोदी के सामने राज्यपाल का पद छोड़ने की इच्छा जताई है। कोश्यारी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि 3 साल का महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल काफी अच्छा रहा। वो बाकी का वक्त पढ़ाई में बिताना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पद से मुक्त किए जाने की अपील की है। कोश्यारी ने लिखा कि उन्होंने पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर उनसे पद मुक्त किए जाने की बात कही। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो 3 साल पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए। हालांकि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस दौरान काफी विवादों में भी रहे भगत सिंह कोश्यारी, खासकर शिवाजी को लेकर विवादित उनके बयान सामने आए, जिसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी और उन्हें ये कहना पड़ा था कि शिवाजी को वो भी मानते हैं, शिवाजी की गरिमा को ठेस पहुंचाना उनका इरादा नहीं है। काफी खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं और अब भगत सिंह कोश्यारी ने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि अपने जीवन का बाकी का वक्त वो अब पढ़ने लिखने में व्यतीत करना चाहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे और उसके बाद गवर्नर बनाए गए महाराष्ट्र के। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुपम जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाते रहे बतौर गवर्नर भी अपने बयानों से भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन अब जब वहां पर बीजेपी समर्थित सरकार है तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो पद छोड़ना चाहते हैं। इसे किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, मेनका ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से थी कि भगत सिंह कोश्यारी अब उत्तराखंड लौटना चाहते हैं, तो क्या वो अपने कार्यकाल तक रुकेंगे पूरा होने तक या उससे पहले आ जाएंगे। इस बात को लेकर काफी कयास बाकी थी और सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि शायद भगत सिंह कोश्यारी ऐसी कोई इच्छा अपनी जता सकते हैं और आज ये बात सच साबित हुई। इसमें गौर करने लायक ये है तो घटना बड़ी अभूतपूर्व है। देखिए, ऐसा मैंने तो कम से कम कोई प्रकरण नहीं देखा जिसमें कोई गवर्नर ऑफिशियली उनके ट्विटर हैंडल से या उनके फेसबुक से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें वो बात की घोषणा होती है कि अब मैं नहीं गवर्नर रहना चाहता हूँ और अपने राज्य लौटना चाहता हूँ, लिखाई पढ़ाई में समय व्यतीत करना चाहता हूँ। अनुपम जी, बहुत शॉर्ट में एक और सवाल। इससे पहले हमने देखा बेबी रानी मौर्य, वो भी राज्यपाल थी, उसके बाद फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आई। क्या ये मुमकिन है कि भगत सिंह कोश्यारी भी ऐसा कुछ चाहते हो? देखिए, मुझे नहीं लगता मेनका ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो अवस्था है भगत सिंह कोश्यारी अभी 80 साल की उम्र में है। तो इस उम्र में जाके बीजेपी का जो आपने पिछले कुछ समय से ट्रेंड देखा होगा, इस अवस्था वाले नेताओं को कम से कम एक तरीके का एडवाइजरी वाले रोल में ज्यादा रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स की जगह। तो मुझे लगता है कि अब जितना भी समय वो उत्तराखंड में बिताना चाहेंगे भगत सिंह कोश्यारी, अगले कुछ दिनों में इस्तीफा देखने को मिल भी सकता है ऑफिशियली, जैसे कि इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो वो यही बिताएंगे और अपना एक मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में रहेंगे। और खास बात इसमें यह भी है कि 2019 में जब इनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया था उस समय इनके राजस्थान की गवर्नर बनने की भी चर्चा थी, लेकिन जब वे महाराष्ट्र में गए उसी साल पहले बार वो खबरों में तब आए जब आधी रात को वहां पर देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई गई। आपको पता है कंट्रोवर्सी बहुत सी रही है इनके साथ, वाकई काफी कंट्रोवर्सीज रही थी, लेकिन एक लंबा अनुभव है भगत सिंह कोश्यारी का, उसका लाभ बीजेपी आगे भी ले सकती है। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने राजनीति से संन्यास, एक तरह से कह सकते हैं पद छोड़ने की इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी है। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को एक बार फिर से गुस्सा आया और सोमवार को मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति निदेशालय और गढ़वाल मंडल विकास निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान में फैली अव्यवस्थाओं को देखकर पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का पारा चढ़ गया। गढ़वाल मंडल विकास निगम की महाप्रबंधक विप्रा त्रिवेदी को जहां 43 करोड़ के ग्रेच्युटी और अरियर का पेमेंट करने को कहा, तो वहीं गेस्ट हाउस काम नहीं आ रहे हैं ये भी कहा। उन्हें लोकल बेरोजगार युवाओं को दे देना चाहिए, ये बात भी कही उन्होंने। वहीं महाप्रबंधक विप्रा त्रिवेदी को साफ कहा कि काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संस्कृति मंत्री ने संस्कृति निदेशालय में कलाकारों की पेमेंट रोकने पर नाराजगी जताई। महाराज ने कहा कि बिल पेमेंट न करने की गलती कर्मचारी करते हैं और पुतले उनके जलाए जाते हैं। इसमें आपने बढ़वाई आप किसी तरीके से 2022 से आप पेंडिंग पड़े रखे हुए हैं, कोई निस्तारण नहीं कर रहे हैं और कभी आपने बात बताई नहीं। आप कभी मेरे पास आए? आप कभी मेरे पास आए? विभाग में दे रहे हो आप, हमसे भी तो बात करनी चाहिए थी। हमारे स्टाफ से आप बात करते कि भाई मंत्री जी के कार में डालो, फिर
आपको बताना नहीं। अच्छा, इसका नतीजा क्या होता है कि वो सब लोग जो हैं मेरे खिलाफ पुतले फूंकते हैं। काफी शिकायतें थी और काफी बिल्स पेंडिंग थे। मार्च 2022 से काफी मतलब बिल्स पेंडिंग थे, तो मैंने वहां निर्देश दिए हैं और वहां के आदमी को भी बदल दिया हमने। तो निश्चित रूप में मैं नहीं चाहता हूं कि बिल्स पेंडिंग रहें, और जो हमारे खासकर जो संस्कृति कर्मी हैं उनको उनका मेहनताना मिलना चाहिए। और चलिए अब आपको सीधे राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां उत्तरायणी मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इस कार्यक्रम में कई बार आना हुआ है। पूरा भारत उनके शौर्य, उनके पराक्रम, देश के रक्षा सेनाओं के समृद्धि में और उन्हें आधुनिक देश से दक्ष बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया, और स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि होने के नाते जहां एक और पूरा भारत उन पर गौरव की अनुभूति करता रहा है, उत्तराखंड का यह दायित्व भी बनता है कि अपने बहादुर सपूत के सम्मान के लिए उन्हें सदैव गौरव के रूप में वे सम्मानित करें। और आज यह कार्यक्रम पर्वतीय परिषद ने यहां पर इस उत्तरायणी कौतिक के रूप में यहां पर सीडीएस जनरल रावत के अनुज को वह पुरस्कार दिया है। मैं इसके लिए भी उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाने रखने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण जनरल बिपिन रावत के नाम पर ही किया है, और वहां पर एक उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना भी की जा रही है। उनके जन्मदिन पर 16 मार्च को एक भव्य आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। यह आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमने 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन के साथ जोड़ करके, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा, तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। हर भारतवासी अपने राष्ट्रीय गौरव के इन प्रतीकों का सम्मान करता है, और उत्तराखंड देव की देवभूमि तो है ही, देवभूमि के साथ साथ भारत की रक्षा की अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाली सेना का प्रतिनिधित्व भी करता है। कमोवेश कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा उत्तराखंड का जिनके एक दो परिवार के सदस्य भारतीय सेना में, अर्धसेना या पुलिस बल में जाकर के देश की सेवा न कर रहे हो। कमोवेश हर परिवार में ये स्थिति है, और लोग बड़े गौरव के साथ सेना में जाकर के देश की सेवा करना अपना कर्तव्य भी मानते हैं और अपने लिए गौरवशाली भी मानते हैं। हर उत्तराखंडवासी इस पर यह अनुभूति करता है, और इसलिए वहां पर नायक से लेकर के जनरल तक की पोस्ट पर उत्तराखंड का सपूत सदैव हमें देखने को मिलता है। सीडीएस जनरल रावत, उनका योगदान भारतीय सेना को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेना के रूप में स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों में उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है, और उनकी उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए
मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण हम लोगों ने जनरल रावत के नाम पर किया है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों का स्मरण हमें आजादी के मुख्य महोत्सव के साथ कराया था। हर घर तिरंगा। पता नहीं जब ये देश आजाद हुआ था उस समय लोग उस उत्साह के साथ जुड़ पाए थे कि नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन हम हर घर में तिरंगा पहना करके देश की आजादी के 75वें वर्ष को उसी गौरव और गरिमा के साथ आयोजित कर सकें। हर भारतवासी ने अपने घर पर तिरंगा लहरा करके साबित किया था कि हमारी जाति अलग हो सकती है, क्षेत्र, मत, मजहब, भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव और भावनाएं हमारी एक हैं। हम सब भारतवासी हैं और भारत के प्रतीकों का सम्मान करते हैं। हर घर पर तिरंगा जब 15 अगस्त को लहरा रहा था, या भारत की 140 करोड़ की आबादी दुनिया में एक स्वर से बोलती हुई दिखाई दे रही थी। चलिए खबर रुड़की से, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाकर इन्होंने हंगामा किया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी उनकी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर की महिला ने बीजेपी जिला अध्यक्ष पर लगाया है जमीन कब्जाने का आरोप। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो बीजेपी जिला अध्यक्ष पर यह आरोप लगा है कि अध्यक्ष ने जमीन को कब्जा लिया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी हंगामा हुआ। पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड में एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। टीम ने पेपर सॉल्व कराने में शामिल 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से कुल गिरफ्तारियां जो हैं वो अब 10 हो चुकी हैं। 2 आरोपियों की 4 दिन में पुलिस रिमांड में एसआईटी ने कई महत्वपूर्ण तथ्य भी जुटाए हैं और उसके आधार पर दीपक और सौरभ नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही हरिद्वार के खानपुर और ज्वालापुर के रहने वाले हैं। पुलिस की जांच में पेपर लीक कांड का दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया। अभी वर्तमान में 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया। एक इसमें सौरभ है और दीपक है, जो रिजॉर्ट में वहां पर इनके रिश्तेदार में ही लगते हैं, जो मदद कर रहा था अभ्यर्थियों की और जो वहां पर रिजॉर्ट में प्रश्न पत्रों को छात्रों को पढ़ा रहा था। तो उनकी 2 लोग की अन्य और गिरफ्तारी हुई। टोटल कुल 10 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। देहरादून से खबर, जहां पर नेहरू कॉलोनी के एक घर में 2 शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शव एक युवक और युवती का, जिन्होंने जहर खाकर जहर का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी की है। युवती शादीशुदा बताई जा रही है। पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नेहरू कॉलोनी में एक युवक और युवती के सुसाइड की सूचना मिली थी। इस पे मौके पर पुलिस है, एफएसएल टीम गई है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी तो मौके पर पुलिस गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा या जो बाकी एविडेंसेस आएंगे उसके आधार पर हम कुछ बता पाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब अगली सुनवाई जिला जज पौड़ी के कोर्ट में की जाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे ने हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका रद्द करने के साथ ही केस को सेशन कोर्ट के लिए कमिट कर दिया है। तो कोर्ट ने उनको सुना और उनकी बेल खारिज कर दी गई, तीनों व्यक्तियों की। और आज न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वारा भावना पांडे की अदालत में उस केस को जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ कमिट भी कर दिया गया। अब जो भी सुनवाई होगी वो जिला जज के यहाँ होगी। तो अब पौड़ी में कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। केस को सेशन कोर्ट के लिए भी कमिट किया जा सकता है। तो देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अगली जो सुनवाई होगी वो जिला जज पौड़ी के कोर्ट में की जाएगी। आरोपियों ने बेल भी अप्लाई की थी।
देहरादून से खबर, जहां पर सूत्रों के हवाले से अंकिता हत्याकांड मामले में एक और बड़ी खबर है। अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकित का नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा और पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद उसका नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जल्द ही समय तय हो सकता है। एसआईटी ने 25 सवालों का खाका भी तैयार किया गया है, जो इस टेस्ट के दौरान में पूछा जाएगा। उत्तराखंड में जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को 34% से बढ़ाकर अब 50% तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उत्तराखंड की पहचान ऑर्गेनिक स्टेट की बने और किसानों को अच्छे दाम मिल सके। सोमवार को उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड की ट्रेनिंग वर्कशॉप में उद्घाटन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ये बात कही। सीएम ने कहा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रहे हैं और किसान कुरुक्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार का टारगेट 11 जिलों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने का है। इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफॉर्म संस्था के साथ हमने एक एमओयू किया है और ये आईफॉर्म है जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया था 1980 में। और केंद्र में हैट्रिक मारने के मकसद से बीजेपी ने जमीनी स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और इसी कड़ी में पार्टी ने अंतिम छोर पर खड़े अपने बूथ लेवल तक के वर्कर्स का डिजिटल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि उत्तराखंड में उसके 20 लाख कार्यकर्ता हैं। ये वो लोग हैं जो मिस्ड कॉल के आधार पर भी पार्टी के सदस्य काउंट किए गए हैं, लेकिन पार्टी अब अपने बूथ से लेकर टॉप लेवल तक कार्यकर्ताओं का डिजिटल रिकॉर्ड जुटा रही है। मसलन बीजेपी पार्टी संगठन में सबसे छोटी इकाई होती है बूथ कमेटी और बूथ कमेटी में 21 मेंबर होते हैं। इन सभी 21 मेंबर का पार्टी मोबाइल नंबर, पता, एजुकेशन का डेटा जुटाया जा रहा है। ये प्रक्रिया मंडल, जिला और प्रदेश लेवल पर भी दोहराई जाएगी। आज के युग में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर, उसके व्हाट्सएप नंबर, उसके सोशल संबंध सारे विषय, क्योंकि प्रत्येक दिन नंबर भी बदले जा रहे हैं, फ़ोन नंबर चेंज हो रहे हैं, तो एक पूरा तंत्र हमारा नई आज की तारीख में बनेगा। उसके लिए हमने अपने डाटा प्रशिक्षण के पूरे ट्रेनिंग कैंप भी हम लोग चला रहे हैं। इसे एक तो वहीं देहरादून में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता हैं और स्वाधीनता के लिए नेताजी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और चलिए एक बार फिर से आपको लखनऊ लिए चलते हैं। कोई नकारात्मकता नहीं है, किसी का बुरा नहीं सोचते लोग। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, कोई दिखावटीपन नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है। और वहां पर मनुष्य तो मनुष्य है। मेरे तो बचपन के 14-15 वर्ष वहीं बीते थे और मैंने इस बात को देखा कि वहां के जंगली जानवर भी हिंसक नहीं थे। हाँ, हम लोग देखते थे बचपन में बाघ है, भालू है, बड़े बड़े सांप भी दिखते थे, कोई परेशान भी नहीं करता था, कहीं कोई नुकसान नहीं करता था। ये चीजें दिखाती है वह साधना भूमि है। अध्यात्म से इतनी ज्यादा ओतप्रोत है। हर एक जगह आप देखते होंगे, हर चोटी पर, हर गधेरे पे कहीं ना कहीं आपको
देव मंदिर दिखाई देते हैं। हो सकता है साधन न होने के नाते लोगों ने बड़ा मंदिर न बनाया हो, लेकिन आस्था आज भी वही प्रगाढ़ता, आस्था की प्रगाढ़ता वहां पर दिखाई देती है। लोग अपने सीमित साधनों से वहां पर कार्य करते हैं। आज देखिए 2023 का वर्ष यूएन ने भी और भारत ने भी मिलेट ईयर के रूप में, मोटा अनाज के रूप में वो किया है। आयोजन जितने हो रहे हैं उसमें सब परोसा जा रहा है। और दूसरा, एक कार्य के लिए कि अगर लोगों को लंबे समय तक जीवित रहना है, स्वस्थ जीवन यापन करना है, तो विष मुक्त खेती की तरफ हमें जाना होगा। कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। मैं 14-15 वर्षों तक उत्तराखंड में मैं रहा, वहीं पे मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी प्राप्त की। मैं देखता था खेती में मेरी मां कभी भी कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करती थी। एकदम विशुद्ध गाय का गोबर, कहीं कोई अन्य कार्य, कोई भी अन्य केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। अगर कभी कोई सब्जी की खेत में लौकी है, तुरई है, अगर उसमें कभी कोई ये लगता था कि कीड़ा लग गया है, तो लेके आती थी, गंगा जल का छिड़काव कर देती थी। मैं देखता था कि अब तो थोड़े कुछ ही दिनों में इसमें फूल आने लगते थे। यानी एक चमत्कार भी हम लोगों ने वहां पे इस बात को भी देखा है। यानी वहां पेस्टिसाइड के रूप में कोई केमिकल नहीं था, पेस्टिसाइड के रूप में अगर कुछ था तो दिव्य औषधि थी जो गंगा जल के रूप में वहां प्राप्त था। और गंगा जल की इस कीमत को हम लोगों ने वहां महसूस किया था। आज तो साधन हो गए, गांव-गांव सड़कें चल रही हैं। और जब मैं आया था, जागर का गायन यहां पे चल रहा था। जो पुराने लोग हैं जिनको ये सब जानते हैं, पहले जब गांव में साधन नहीं थे, कई किलोमीटर तक बहुत मुश्किल से कोटद्वार या फिर ऋषिकेश या इधर हल्द्वानी, नैनीताल को छोड़ दें तो शेष रानीखेत तक थोड़ा बहुत साधन थे, या रामनगर तक रहे होंगे, बहुत होगा तो। लेकिन शेष ऊपर उत्तराखंड में कहीं भी बहुत अच्छे साधन नहीं थे। गांव-गांव में की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जब कर्नल रावत स्वयं आर्मी में गए होंगे, उस समय तक उनके यहाँ गांव में कनेक्टिविटी नहीं रही होगी। बहुत कई दिनों तक पैदल चल करके लोग जाते रहे होंगे गांव में। आज तो कनेक्टिविटी हो चुकी है, साधन हो चुके हैं, स्कूल हो चुके हैं, हॉस्पिटल हो चुके हैं। लेकिन पहले गांव में कोई बीमार हो जाता था तो जागर ही उसमें लोग काम करते थे, जागर का ही लोग वहां समय, इसी के माध्यम से सारी चीजें, देवता उसके माध्यम से सब कुछ बोल देता था, सारी चीजों का समाधान वहां से हो जाता था। इन सभी विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अध्यात्म भी बहुत सारी चीजों का समाधान निकाल सकता है। हो सकता है कि आज के भौतिकतावादी युग में हम लोग उस पर बहुत विश्वास न करते हैं, लेकिन उसके संरक्षण के लिए एक प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, और भी अन्य भाषाओं के बारे में आपने कहा है। अब इसका एक बना के देंगे तो उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान पहले से ही कार्य कर रहा है। हम भाषा संस्थान से कहेंगे कि इसमें अच्छी रचनाओं पर अच्छी कोई प्रकाशन होगा तो उसको भाषा संस्थान से प्रकाशन की व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकता है। और बहुत अच्छा प्रकाशन भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश का करता है, और उसके पास तो इस प्रकार का पूरा अनुभव भी होगा, क्योंकि उत्तराखंड पिछले 20-22 वर्षों से अलग हुआ है। इससे पहले तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं हो सकते। यह तो एक राजनीतिक रूप से दो राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही कर रही है निवास, वही आत्मा है। अगर उत्तराखंड में गंगा और यमुना का पानी गंगा सागर तक तभी पहुंचेगा जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से होकर के नीचे आएगा और फिर उत्तर प्रदेश होते हुए आगे बढ़ेगा। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, अलग होकर के रह ही नहीं सकता है। इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड हमेशा भारत के आन बान शान की रक्षा का एक महत्वपूर्ण दुर्ग रहा है। हम सबको जहां कहीं भी कोई भी उत्तराखंड वासी हो, उसको हमेशा अपनी राष्ट्र भक्ति का ये परचम लहराने के लिए तैयार होना होगा। अपनी एक पहचान बनानी चाहिए कि सब कुछ होगा, लेकिन जहां पर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की बात आएगी, भारत की आन बान और शान की बात आएगी, तब कोई भी
हमारा नागरिक उसमें कोई समझौता नहीं करेगा। और यही मुझे लगता है कि जनरल बिपिन रावत जी के प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। उत्तरायण कौतिक का एक कार्यक्रम आप सब आयोजित करते हैं। भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने का एक मुख्य आयोजन है। ये हमारे सारे पर्व और त्योहार इसके बाद प्रारंभ हो जाते हैं, सारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। आपने देखा होगा कि कितने भव्य आयोजन हो रहे हैं। कल मकर संक्रांति के दिन भी प्रयागराज में भव्य स्नान हुआ था। कल मौनी अमावस्या का स्नान था। 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में स्नान किया। यही आस्था भारत की आस्था है। आप सब इस भव्य आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप सबके हितों के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और फिर आशुतोष टंडन जी जैसे आपके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। टंडन जी के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहिए। ये सारे कार्य टंडन जी स्वयं ही करवा देंगे, आपका कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और बाकी जो बचेगा तो बाकी तो मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से शालीनता के साथ आपने ये कार्यक्रम पिछले 10 दिनों से किया। मेरी इच्छा होती है मकर संक्रांति के दिन ही 14 तारीख को आने की, लेकिन 14 तारीख को मुझे गोरखपुर में कार्यक्रम में रहना होता है। वहाँ मकर संक्रांति का बहुत बड़ा मेला लगता है। लगभग 25 से 30 लाख लोग आते हैं वहाँ पे, तो मुझे उस कार्यक्रम में वहाँ रहना होता है, इसलिए मैं उस दिन नहीं आ पाता हूँ। लेकिन भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जी ने मुझे परसों ही बताया था। वे कल ही आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम। मैंने कहा नहीं, मेरी तो इच्छा है, मैं जाऊंगा भी वहाँ कार्यक्रम में। मैंने कहा भी था, आज मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूँ, आपको इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए। और पिछले 10 दिनों से लगातार वही उत्साह, वही जीवंतता आपकी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि मौसम भी आपका साथ दे रहा है। देखिए कितना अच्छा मौसम है। मैं देख रहा था कि शीतलहरी गायब हो गई। बारिश का मौसम है, बारिश नहीं है। तो ये तो जब हम अच्छे भाव से कार्य करते हैं तो प्रकृति भी साथ देती है, और प्रकृति इसी रूप में आपका साथ दे रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।